हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सभी को मेरा प्यारा सा नमस्कार। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही शानदार होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको सभी को पता है, हमारा हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को पता होगा, हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। तो आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि आप सभी जानते हैं क्या होता है, जीवों में जनन। जीवों में जनन क्या है, उसके बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगी, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगी। तो सभी लोग, आप लोग हो सके तो वीडियो को जितना होकर शेयर और लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को हो सके तो आप लोग शुरू से लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ये सब बातें मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। जीवों में जनन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जीवों में जनन किस तरह से होता है, जीवों में जनन किस तरह से होता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने क्या है, जीवों में जनन। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे क्या है, जनन। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनन क्या होता है। अगर आपसे पूछ ले कि जनन क्या होता है, तो हमने क्या बोलेंगे, जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, सभी जीव अपने जीवन काल में एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं। सही बात है, एक निश्चित अवस्था से गुजरते हैं तथा नियमित अवस्था से गुजरते हैं, तथा जीव को जन्म देते हैं और वह वृद्धि करते हैं। सही बात है, जीव को जन्म देते हैं और वह वृद्धि करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं। अगर हम लोग आसान भाषा में बोले तो जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने जैसे संतान को जन्म देती है, अपने से छोटे छोटे संतान को, अपने से छोटे छोटे जीव को जन्म देती है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। जनन बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सभी लोग आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं जनन। अगर हम लोग आसान भाषा से समझे तो हम लोग बोल सकते हैं जनन वह प्रक्रिया है जिससे क्या होता है, जीव अपने ही जैसे छोटे छोटे जीव को जन्म देता है, उसे हम लोग जनन कहते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया है, जनन के जीव में जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक को जो काल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जीवन काल बोलते हैं, जीवन अवधि बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग से कोई पूछ ले जीवन काल क्या है और जीवन अवधि क्या है, दोनों को हम लोग एक ही भाषा है, दोनों का मतलब एक ही है। तो हम लोग बोलेंगे मनुष्य जन्म लेता है। सही बात है, मनुष्य जन्म लेता है, तो जन्म से लेकर उसकी जितनी भी प्राकृतिक मृत्यु से जो जितनी भी घटना होती है, जितनी भी घटनाएं होती है, उसको सम्मिलित रूप को हम लोग बोल सकते हैं क्या है, वह है जीवन काल है, यानी कि जीवन अवधि है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग यानी कि जो जीवन काल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर हम लोग आसान भाषा से बोले, अगर हम लोग अपने तरीके से बोले, तो हम लोग बोलेंगे अगर कोई जीव हुआ तो जन्म लेता है, जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु क्या होता है, प्राकृतिक मृत्यु से वो मर जाता है। तो उसको जो जन्म से लेकर जो प्राकृतिक मृत्यु के जो बीच की अवधि होती है, उसे हम लोग जीवन काल या जीवन काल बोल सकते हैं, जीवन अवधि बोल सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग तो समझ ही गए होंगे, आप लोग सभी लोग समझ ही गए होंगे कि जीवन काल होता क्या है। जैसा कि इसमें क्या बोला गया है, प्रत्येक जीव क्या है, जीवन काल। प्रत्येक जीव में जो जीवन काल होता है भिन्न होता है। सही बात है, जितने भी धरती पे जीव है उनका जीवन काल एक समान नहीं होता है, जैसे कि आपको पता होगा, कौवा होता है उसका जीवन काल 15 सालों का होता है, और जो तितली होता है उसका जीवन काल 1 से 2 सप्ताह होता है। तो सही बात है, जीवों में जीवन काल होता है वह भिन्न होता है, एक समान नहीं होता है। जैसे कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि क्या बोल रहा है, जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया गया है, कुछ जीव की जीवन क्या होती है, छीन, यानी कि बहुत ही कम होती है। और क्या है, कुछ जीव का जीवन काल बहुत क्या होता है, लंबा होता है, बहुत ही कम होता है। इसमें बता रहा है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल बहुत ही लंबे समय तक चलता है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसका जीवन काल बहुत ही कम समय का होता है। तो नेक्स्ट सवाल पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी कि नेक्स्ट जो भी मैं समझाऊंगी तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप लोग उदाहरण से, यानी एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसमें उदाहरण क्या बताया गया है, कौवा और तितली। यहाँ पे तितली होगा, कौवा और तितली में कौवा का जो जीवन काल होता है 15 साल तक होता है, 15 साल बहुत ही लंबे समय तक होता है, तथा
तितलियां का जो जीवन काल होता है वह कितना होता है, 1 से 2 सप्ताह होता है। 1 से 2 सप्ताह होता है। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग इसे मतलब देखकर बोल सकते हैं कि जो जीवों में क्या होता है, जीवन काल वह भिन्न भिन्न होता है, एक समान नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। या इसे भी या करके मतलब हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, तितली तितली 1 से 2 सप्ताह तक इसका जीवन काल होता है। तथा कुछ कैसे है, जैसे कुछ जीव होता है सिकोया 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 का जो जीवन काल है बहुत बहुत लंबे समय तक होता है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं 30,000 से लेकर 40,000 तक इसका जीवन काल होता है। जीवन काल होता है कि सबसे लंबा समय तक सिकोया जीता है, सिकोया जीता है, सिकोया जीता है। आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे। इससे आप लोग बता सकते हैं कि जो भी जीव होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वह भिन्न भिन्न होता है, एक समान बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि नेक्स्ट सवाल में मतलब क्या है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, जीवों की जीवन अवधि का उनके आधार में संबंध नहीं होता है। जैसे कौवा और तोता दोनों ही क्या है, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। सही बात है, कौवा और तोता उनमें जो पक्षी है उसमें ज्यादा तो अंतर देखने को नहीं मिलता है, पर उनके जीवन काल में आपको अंतर बहुत देखने को मिलेगा। फिर क्या है, फिर इनमें जो जीवन काल होता है बहुत, उसमें क्या है, बहुत अंतर देखने को मिलता है। आप सभी को पता है कौवा का जीवन काल कितना होता है, 15 वर्ष होता है, 15 वर्ष होता है। पर तोता का कितना होता है, जीवन काल कितना होता है, 140 वर्ष तक होता है। आप लोग देख सकते हैं दोनों का, जो भी तोता और कौवा है दोनों एक ही जैसे प्राणी होते हैं, मैंने एक ही जैसे पक्षी होते हैं, पर उनके जीवन काल में कितना डिफरेंट है, यानी कि उनके जीवन काल में कितना अंतर है, कितना अंतर है। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी जीव का जो जीवन काल होता है बिल्कुल क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, एक समान नहीं होता है। उम्मीद है कि आप लोग इतना सारे बात से आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो हम लोग सभी लोग नेक्स्ट सवाल पे, यानी कि नेक्स्ट जो भी बातों पे हम लोग जिक्र करते हैं। तो आप लोग को सभी को समझ में आएगा कि जीवन काल है क्या, जीवन काल के हमारी जिंदगी में क्या मतलब काम होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अतः इससे क्या स्पष्ट होता है कि जीवन काल का जो आकार पर निर्भर नहीं करता। सभी लोग ध्यान दीजिए, सही बात है, जो जीवन काल है वह किसी जीव के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि जो हाथी है तो उसका बड़ा, उस जो शरीर उसका बड़ा है तो उसका जीवन काल भी बड़ा है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जीवन काल बिल्कुल भी क्या होता है, आकार पर निर्भर नहीं करता है। आप लोग कितना बात समझ में आ गया होगा। जीवन काल किस पे आकार पर नहीं निर्भर करता। अगर आपसे पूछे कि जीवन काल आकार पर निर्भर करता है तो हम लोग बोलेंगे जीवन काल किसी भी आकार पे निर्भर नहीं करता है, आकार पे निर्भर नहीं करता है। जीवों की क्या है, जीवों की जीवन अवधि चाहे वे किसी भी हो, उनकी जीवन काल का अंत मृत्यु। सही बात है, कोई भी जीव कितना साल भी कितना वर्ष भी जीव, बाकी उसको लास्ट में क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। आपको पता होगा हमारी जो धरती पे हर जीव की उत्पत्ति होती है, पर वह अंत में क्या होता है, मृत्यु, यानी कि वह मर ही जाता है। वह मृत्यु मतलब उसको मृत्यु मिल ही जाता है। प्रत्येक जीव अपनी जीवन अवधि में पूर्ण कर लेता है। सही बात है, कोई जीव अपने जीवन को जी लेता है तो अंततः क्या होता है, वह मृत्यु, यानी कि वह मर जाता है। वह क्या होता है, अंततः मर जाता है। नेचुरल डेथ, यानी कि प्राकृतिक मृत्यु से कहते हैं मर जाता है। कोई भी जीव अमर नहीं होता। बात सही है, आप सभी को पता होगा धरती पे जितनी भी जीव की उत्पत्ति होती है, कितने भी मानव मनुष्य की जिनकी भी उत्पत्ति होती है, उनकी जन्म हुई है, वह अंततः यानी कि लास्ट तक वह मर ही जाएंगे। आप सभी को जैसे कि पता भी है। केवल एक कोष की, जो आपको पता होगा, केवल एक कोष के जो होते हैं वे क्या होते हैं, वो अमर होते हैं, यानी कि वह नहीं मर सकते। हम लोग बोल सकते हैं जो मानव शरीर बनता है, मानव शरीर क्या है, बहुकोशिकीय है। अगर आपसे पूछ ले मानव शरीर क्या है, बहुकोशिकीय है। मानव क्या है, बहुकोशिकीय के अंदर आता है। मनुष्य में बहुत सारे अगर आपसे पूछ ले मनुष्य में क्या एक कोशिकीय से बने होते हैं, तो नहीं, मानव बहुत सारे कोशिकीयों से बने होते हैं। हमारे शरीर में सबसे पहले क्या बनता है, कोशिका बनता है, यानी कि सेल बनता है। उसके बाद ऊतक बनता है। उसके बाद क्या होता है, विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। उसके बाद लास्ट में जाकर हमारा क्या होता है, एक मानव शरीर बनता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मनुष्य क्या आता है, बहुकोशिकीय में आता है। पर जो एकल कोशिकीय होते हैं, यानी कि जो
एकल सेल होते हैं वो क्या होते हैं, वो अमर होते हैं, यानी कि बहुत ही समय तक, लंबे समय तक जिंदा रहते हैं, जिंदा रहते हैं। क्योंकि क्या होते हैं, एक एक सेल क्या होते हैं, यानी कि एक एक कोशिकीय क्या होते हैं जिसे हम लोग नंगे आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, नंगे आंखों के द्वारा हम लोग नहीं देख सकते, इसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप जो होता है उसके द्वारा हम लोग देखते हैं। यह हम लोग को नंगी आंखों के द्वारा बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, नहीं देखा जा सकता है। ये क्या होते हैं, यह बहुत ही लंबे समय तक अपना जीवन को जीते हैं, क्योंकि हम मरते बिल्कुल नहीं है, यह मरते नहीं है, क्योंकि अपने शरीर को विभाजित कर नए जीव को बना लेते हैं। इनके कारण इनकी क्या होती है, मृत्यु बिल्कुल भी नहीं होती है। यह क्या होते हैं, या अमर होते हैं, यानी कि इनका जो जीवन काल होता है बहुत ही लंबे समय तक होता है, बहुत ही लंबे समय तक होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक जो कोशिकीय होते हैं, जो एक सेल होते हैं, उसको छोड़कर बाकी सब प्राणी क्या है, बाकी सब प्राणी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि एकक कोशिकीय सेल क्या होते हैं, जीव स्व क्या होता है, मैंने सभी को बताया था, एकक जो सेल होते हैं, एकक कोशिकीय सेल होते हैं, वह क्या होते हैं, मरते नहीं है, वो अपने शरीर को विभाजित कर क्या होते हैं, खंडों में विभाजित हो जाते हैं। यानी कि अपने शरीर को विभाजित कर बहुत सारे जीव को बना लेते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि जैसे कि इसमें आप सभी को साफ साफ लिखा हुआ दिख भी रहा है, नए जीव की उत्पत्ति यानी कि जन्म ले लेते हैं। इसके फलस्वरूप दो जीवाणु बन जाते हैं, या पुनः विभाजित होकर नए जीव का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर हमने किसी एक एक सेल को ले लें तो क्या होगा, यह विभाजित होगा, या क्या होगा, विभाजित होगा, विभाजित यानी बोल सकते हैं हम लोग इसे, विभाजित नहीं बोल सकते, या खंडों में टूट जाएगा। विभाजित क्या होता है, टूटना होता है, और यह कहता है आपने जैसे ढेर सारी संरचनाएं बना लेगी, जीव को बना लेगी। एक क्या है, एकक कोशिकीय है। और इसका जब विभाजन होता है तो वह दो सेल यानी कि दो जो कोशिकीय होते हैं वह खंडों में विभाजित हो जाता है। और यह क्या होते हैं, जब इनका विभाजित होगा तो बहुत सारे कोशिकीय यानी एक कोशिकीय बना लेंगे। अब ऐसी कोशिकीय बनाते चलेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं इनकी जो जीवन अवधि होती है वह क्या होती है, बिल्कुल होती है, मतलब बहुत ही लंबे समय तक होती है, इनकी मृत्यु बिल्कुल नहीं होती है, अपने शरीर से मतलब अपने अंग से नए जीव की उत्पत्ति करते रहते हैं। चलिए, उम्मीद है कि इतना आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। जैसे कि क्या बोला गया है, पृथ्वी पर हजारों वर्ष से पादप को क्या हम लोग बोल सकते हैं, पेड़ पौधा बोल सकते हैं, पेड़ पौधा एवं जंतुओं के अनेक स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजाति बोलते हैं। प्रजाति स्पीसीज मौजूद है। सभी को पता है हमारी जो पृथ्वी यानी कि जो धरती पे है, जो धरती है उस पे बहुत सारे क्या है, पादप है यानी कि पेड़ पौधे, जंतु है। सभी को पता है जंतु क्या है, जंतु के अनेक क्या है, प्रजाति आपको पता होगा। सबसे अधिक कीट का भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे अधिक कीट की प्रजाति पाई जाती है। 25 लाख से भी अधिक कीट की प्रजाति पाई जाती है। तो सभी को पता है जो हमारी पृथ्वी पर हजारों वर्ष पादप एवं जंतु की अनेक प्रजाति पाई जाती है। प्रत्येक प्रजाति अपने तरह जीवों को जन्म देती है। सही बात है। प्रत्येक जो स्पीसीज होती है यानी कि जो प्रजाति होते हैं वो अपने जैसे जीव को जन्म देते हैं, जिसे हम लोग जन्म भी कहते हैं। जन्म देती है, जन्म देती है या जनन या जो क्रिया होती है यानी कि जो नए जीव को जन्म देती है, जो जनन की क्रिया क्या बोल रहा है, इसमें जो जीवों के द्वारा जो जन्म बच्चा देते हैं यानी कि जो जन्म जीवों को देते हैं, यह जनन की प्रक्रिया द्वारा ही क्या है, संभव है। जैसे कि सभी को पता है जनन क्या है। जनन की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। जनन वह प्रक्रिया जिससे जीव क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। चलिए, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। जन्म देते हैं यह जो क्रिया होती है, जनन से क्या होता है, संभव है। चलिए, इतना आप लोग को सभी को समझ में आ गया होगा। जनन क्या है हमारे जीवन में, बता जनन क्या है, जनन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, जीवन काल क्या है, आप सभी को मैंने समझा भी दिया है।
चलिए, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कौन जो जीव हमारे जो ब्रह्मांड में यानी कि जो पृथ्वी पे है, कौन सा जीव का जितना कितना जीवन काल होता है, कितना जीवन काल होता है, आप लोग देख सकते हैं इसमें सारा लिखा हुआ है। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तितली का तितली का तितली का जो जीवन काल कितना है, 1 से 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह होता है। अगर पूछ ले बिल्ली का, तो हम लोग बिल्ली का बोलेंगे 35 से 40 वर्ष होता है। अगर आप लोग से मगरमच्छ पूछे, मगरमच्छ, तो बोलेंगे हम लोग 60 वर्ष, 60 वर्ष तक इसका जीवन काल होता है, 60 वर्ष तक जीवन काल होता है। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग आप लोग को मैंने सभी को समझा दिया। सभी जीव में जीवन काल जो जीवन चक्र होता है बिल्कुल भी समान नहीं होता है। अगर वो जीव बड़ा हो छोटा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सभी को पता है जीवन काल का आकार पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता है, आकार पे बिल्कुल भी प्रभाव नहीं होता। जैसे कुत्ता क्या है, कुत्ता का कितना है, 20 से क्या है 25 साल तक है, 20 से 25 साल तक है। हाथी कितना है, जैसे हाथी सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा जानवर है, पर उसका जीवन काल कितना है, सिर्फ 65 वर्ष है, सिर्फ 65 वर्ष है। जैसे कि क्या हो गया, चील हो गया। चील तो आपको बहुत ही मतलब छोटा ही पक्षी होता है, तो इसका जो जीवन काल होता है 90 वर्ष तक होता है, 90 वर्ष तक होता है। तो इससे हम लोग ये बिल्कुल समझ जाते हैं कि जो भी जीवन काल होता है वह जीवों के आकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। जीव छोटा या लंबा हो या बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जीवन काल को। तो आप लोग को सभी लोग को दिख रहा है, तो आप लोग इसका जीवन काल जो भी है आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें आपको पूरा यानी कि पूरा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसमें से 2-4 को ही याद कर लीजिए। जैसे कि तोता का पूछ लेता है, आप लोग से पूछ लेगा, तोता का पूछ लेता है, तितली का भी पूछता है, तितली का पूछ लेता है, और गेहूं के पौधे का जो जीवन काल होता है वो भी पूछ लेता है, जो 4 से 5 महीने तक होता है, 4 से 5 महीने तक होता है। और कौवा का भी पूछता है। तो आप लोग 2-4 ही याद कर लीजिएगा, जैसे कि सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आप सभी को पता चल गया कि जीवन काल का जो भी जीवन काल में आकार का, जीवों के आकार का कोई भी मतलब उसमें प्रभाव नहीं होता है। आप लोग ने जितना भी इसका जीवन काल लिखा हुआ है आप लोग देख लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, यानी कि नेक्स्ट क्या बता रहा है, जनन। क्या है जनन? चलिए, आपको जनन के बारे में मैं फिर से मतलब बता देती हूँ। जैसे कि जनन के बारे में आप सभी को तो पता चल ही गया होगा, जनन क्या है। इसमें क्या है, जनन जीवों की वह क्षमता होती है। क्या होती है, जनन जीवों की वह क्षमता होती है जिससे वे अपने जैसे जीवों को जन्म देती है। सही बात है, जनन वह क्षमता होती है जिससे जीव अपने छोटे छोटे जीव को जन्म देते हैं, उसे हम लोग जनन बोल सकते हैं। संतति के जन्म। चलिए, हमको उम्मीद है कि आप लोग को जनन के बारे में सारा मतलब समझ में आ गया होगा, जनन क्या है और जीवन काल क्या है, आप लोग को सारा समझ में आ गया होगा। तो सभी को पता है जनन क्या है और जीवन काल क्या है। तो जीवन काल का मैंने जितना भी आपको बताया आप लोग देख लीजिएगा, और आप लोग एक बार अगर उसको रीडिंग दीजिएगा तो आप लोग को सारा आंसर क्वेश्चन यानी सारा बात समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि सभी लोग जनन के बारे में समझ गए होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी जीव का जो आकार होता है वह जीवन काल पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। सभी लोग बताइएगा, आप लोग जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं? आप लोग को सारा मतलब पता होगा जीवों में जनन कितने प्रकार के होते हैं जीवों में जनन। आप लोग को पता होगा, आप लोग को सभी को पता होगा जीवों में जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सभी को पता है? 2 प्रकार के जीवों में जनन होते हैं। एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। एक होता है अलैंगिक। जैसे कि सभी को पता है लैंगिक अलैंगिक के बारे में पता होगा, सभी को पता होगा। आप सभी को पता होगा अलैंगिक और अलैंगिक क्या है, जनन के बारे में सभी को पता भी होगा। चलिए, नहीं पता होगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा भी दूंगी और बता भी दूंगी, ताकि आप लोग को सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। चलिए, आप लोग को जनन के बारे में तो सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल ही गया होगा। जनन क्या है उसका पूछता है, जनन का जो भी महत्व है, अगर आपसे पूछ ले जनन का महत्व हमारे जीवन में क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि
जनन का महत्व हमारे जीवन में क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जनन। जनन का महत्व हमारे जीवन में बहुत, हमारे जीवन काल में बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जनन के चलते पूरा ब्रह्मांड क्या है, ये पूरे ब्रह्मांड पे जीवों का अस्तित्व बना रहता है। जीव का अस्तित्व बना रहता है, और जो हमारा पर्यावरण है वह क्या होता है, संतुलित रहता है, संतुलित रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जनन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्या इंपॉर्टेंट है। चलिए, इतना सभी को तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए, चलिए तो हम लोग बताते हैं आप लोग के जनन के बारे में। आप लोग को तो पता चल ही गया होगा जनन क्या है, जनन क्या है, जनन क्या है। तो जैसा कि इसमें क्या लिखा हुआ है, संतति के जन्म के बाद उसकी वृद्धि होता है। सही बात है, अगर कोई जीव जन्म लेता है तो उसमें वृद्धि तो होता ही है। वृद्धि यानी कि गति, वृद्धि को हम लोग बोल सकते हैं गति, गति करता है, गति करता है, गति करता है। और परिपक्व होने के बाद, यानी कि परिपक्व होने के बाद वह क्या होता है, नई संतान, वह नई संतति, वह नई संतति, वह नई संतति को जन्म देता है, वह नई संतति को जन्म देता है। यह क्रम पीढ़ी से क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। सही बात है, कोई जीव जन्म देता है किसी जीव को, तो जब वो परिपक्व हो जाता है, यानी कि वह जब उसका विकास होता है, तो वह भी क्या होता है, वो भी नए जीवों को जन्म देता है। वह क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है, जिससे क्या होता है, जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, होती रहती है। इस चक्र में जनन, वृद्धि तथा मृत्यु सम्मिलित रूप से है। सही बात है, इसमें क्या होता है, जब किसी जीव की जन्म होती है तो उसकी मृत्यु भी होना संभव है, उसकी मृत्यु भी क्या होती है, संभव है, मृत्यु भी क्या है, संभव है, मृत्यु भी क्या है, संभव है। मृत्यु भी क्या है, इसकी संभव है। जैसे कि सभी को पता है, हमारे जो भी ब्रह्मांड में जितने भी जीव जंतु है, उनका जन्म होगा, और वह क्या होंगे, अंततः अपने जीवन चक्र को, यानी कि पूरा जीवन जी के क्या होंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। जैसा कि बताया गया, जनन एक ऐसी प्रजाति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या होता है, निस्तर, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। सभी को पता है, जनन वह प्रक्रिया जो क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलते रहता है, चलते रहता है। जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को मैंने बताया भी था। जनन दो प्रकार के, यानी कि दो भागों में क्या है, विभक्त है, दो भागों में क्या है, विभक्त है, इसे दो भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, जैसे कि फर्स्ट क्या है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन के बारे में आप सबको पता भी होगा, तो नहीं पता होगा तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से अलैंगिक जनन के बारे में बताऊंगी। अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है, जैसे कि इसमें क्या बोला गया है, अलैंगिक जनन सबसे पहले क्या आता है, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया, 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 कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल तथा अनेक पौधे और जंतु अलैंगिक जनन के श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के जनन में केवल क्या होता है, एक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जनन में क्या होता है, सिर्फ एक ही जनन की क्या होती है, भागीदारी होती है, यानी कि एक ही जनन की आवश्यकता होती है। इसमें जब किसी संतान को उत्पत्ति करने के लिए होता है, तो इसमें नर यानी कि मादा, जब नर मादा होते हैं, नर और मादा होते हैं, इसमें सिर्फ कोई एक ही प्राणी क्या होता है, जरूरत होता है, एक ही प्राणी की क्या होता है, भागीदारी होती है, भागीदारी होती है। एक ही प्राणी मतलब एक ही जीव इसमें भाग लेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जीव क्या करता है, जनन की आवश्यकता होती है, यानी कि जनन की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार प्रताप, संतति अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, साथ ही साथ कहते हैं आपस में सभी समान होते हैं। अब अगर हम लोग बता सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं क्या बोल रहा है,
हम लोग बोल सकते हैं जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव प्राप्ति होती है, जीव प्राप्ति होती है क्या होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं, वो अपने माता पिता के बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है क्या होते हैं, समान दम होते हैं, सम एक तरफ क्या होता है, समान होते हैं, समान होते हैं, वो अपने माता पिता के बिल्कुल क्या होते हैं, समान होते हैं, समान होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं, अलैंगिक जनन बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी बहुत मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि बैक्टीरिया, कवक और प्रोटोजोआ, सवाल, ऐसे जो जीव होते हैं उसमें कौन सी जनन की क्रिया होती है, जनन की क्रिया होती है, तो हम लोग बोल सकते हैं उसमें अलैंगिक जनन की क्रिया होती है, अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। हम लोग बोल सकते हैं अलैंगिक जनन की क्रिया उसमें होती है जो बैक्टीरिया यानी कि जो हम लोग नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते, उसके हम लोग सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, उसे हम लोग अलैंगिक जनन का उपयोग मतलब कर सकते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है आप सभी को पता होगा, अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो अलैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है, जनन का वह प्रक्रिया है या जनन का वह भाग है जिसमें क्या होता है, जिसमें नर और मादा में कोई एक ही जीव नर और मादा में कोई एक ही जीव क्या होता है, भाग लेते हैं, नर और मादा में कोई एक ही जीव क्या होता है, भाग लेते हैं संतान को उत्पन्न करने में, तो हम लोग उसे बोल सकते हो क्या है, वह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया हो सकती है। चलिए आप लोग को अलैंगिक जनन के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है अलैंगिक जनन क्या है, अलैंगिक जनन क्या है। आप लोग कितना याद नहीं रखने का मतलब इतना अगर आप बात नहीं याद रख सकते तो आप लोग बहुत ही आसान तरीके से कह सकते हैं अलैंगिक जनन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव की उत्पत्ति के लिए केवल क्या होता है, एक जीव की भागीदारी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे कि आप लोग याद रखिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल में तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, सवाल हो गया, और कुछ होते हैं अपवाद में ऐसे पेड़ पौधे जो अलैंगिक जनन के क्या होते हैं, अंतर्गत आते हैं, चलिए उम्मीद है कि आपने अलैंगिक जनन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाइएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या है, इस प्रकार प्राप्त संतति को एक पुंजक, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार यानी कि जो अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव प्राप्त होती है, यानी कि जो जीव प्राप्त होती है, जीव जंतु प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकलक पुंजक भी बोलते हैं, या कलोन, या हम लोग क्या बोलते हैं, कलोन भी बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर पूछ रहे आप लोग से जो अलैंगिक जनन द्वारा जीव प्राप्त होते हैं, यानी कि जो जीव बनते हैं या प्राप्त होते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग बोलेंगे उसे कलोन कहते हैं। अगर आपसे पूछे कलोन क्या है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कलोन वैसी जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होते हैं, जीव का मतलब भागीदारी, जब किसी नए जीव को उत्पत्ति करने के लिए सिर्फ एक ही जीव का क्या होता है, प्राप्ति होती है, एक ही जीव भाग लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कलोन बोलते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कलोन बोलते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें बताया गया, जिसमें एक ही जीव भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एकलक पुंजक बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे अलैंगिक जनन को हम लोग और किसी नाम से भी कह सकते हैं, तो हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन को हम लोग एकलक पुंजक और कलोन के नाम से भी जान सकते हैं, यानी कि बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, अलैंगिक जनन के क्या प्रकार है, अलैंगिक जनन के क्या है, उदाहरण है। दो जीवों का निर्माण, अतः हम यह कह सकते हैं इससे क्या है, इसके अंतर्गत जीवों का जन्म देने का एक ही लिए बस कोई जीव भागीदारी होती है। मैंने आप सभी को समझाया था कि जो अलैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही जीव क्या होती है, भागीदारी लेती है। जैसे कि मैंने समझाया था, इसमें नर हो, एक तरफ हो पुरुष, एक तरफ हो नर, एक तरफ हो मादा। तो इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जीव की भागीदारी यानी कि नए जीव को जन्म देने के लिए इसमें कोई जरूरत नहीं कि दोनों जीव क्या हो, भाग ले, इसमें कोई एक ही जीव भाग ले, एक ही जीव जन्म को देने के लिए जीव को जन्म देने के लिए भाग लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है, हम लोग बोल सकते हैं कि जनन वह प्रक्रिया जिसमें नर और मादा में से कोई एक ही जीव भाग ले नए जीव को उत्पन्न करने के लिए, नए संतान को बनाने के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं उसे क्या है, वह अलैंगिक जनन है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, और अलैंगिक जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, एकलक पुंजक भी बोलते हैं, या कलोन भी बोलते हैं। अगर आपसे कलोन का भी कोई परिभाषा पूछ ले या एकलक पुंजक का परिभाषा पूछ ले तो आप लोग बता दीजिएगा। चलिए आप लोग तो इतना बात समझ गए होंगे अलैंगिक जनन क्या है, वह कौन से जीव में होता है,
चलिए आप लोग अलैंगिक जनन के बारे में तो समझ ही गए होंगे। जैसे कि मैंने बताया था जनन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक होता है, एक क्या होता है अलैंगिक होता है, एक होता है लैंगिक, जो मैं आगे आप सभी को पढ़ाऊंगी। एग्जाम्पल में क्या है इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप लोग बहुत ही मतलब ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल बहुत मतलब आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल हर चीज का, चाहे वो मैथ हो या किसी चीज का, एग्जाम्पल बहुत ही क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि इसमें क्या बताया गया है, अमीमा में यहाँ दिखंडन होगा, अमीमा में दिखंडन, अमीमा में क्या है दिखंडन, अमीमा में दिखंडन इष्ट आदि होता है। इसे अगर पूछ ले अमीमा में कौन सी प्रक्रिया होती है, यानी कि अमीमा में जो जनन की कौन सी प्रक्रिया होती है, तो हम लोग बोलेंगे उसमें दिखंडन की प्रक्रिया होती है, दिखंडन की प्रक्रिया होती है। जैसे अमीमा हो गया, अमीमा बोल सकते हैं, प्रोटोजोआ बोल सकते हैं, सवाल बोल सकते हैं, इष्ट बोल सकते हैं। ये सब जो है, ये सब जो ऐसे जीव होते हैं जिसे हम लोग मतलब ऐसे जीव होते हैं जिसे हम लोग नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया को हम लोग नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। ऐसे जीव में क्या होती है, ऐसे जीव में जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन के द्वारा होती है, अलैंगिक जनन के द्वारा होती है। आप लोग इसको एग्जाम्पल से बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बातों को समझते हैं। आप सभी लोग ना अलैंगिक जनन के बारे में तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर हम बात करें कि अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती कैसी है, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जीव यानी कि जो जीव होते हैं, यानी कि जो होते हैं जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, उसमें होती कैसी है, उसमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती कैसी है। चलिए हम लोग समझते हैं क्या है अमीमा में। आप लोग सबसे आगे ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे अमीमा में कौन सा जनन की प्रक्रिया होती है, तो हम लोग बोलेंगे अमीमा में जनन की प्रक्रिया अलैंगिक जनन द्वारा होती है, अलैंगिक जनन के द्वारा होती है। किसको, कौन सी विधि द्वारा होती है, दिखंडन प्रक्रिया द्वारा होती है। बहुत मतलब ऐसे सवाल अगर आपसे पूछ ले कि अमीमा में, हम लोग बोले अमीमा में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, और उससे पूछ ले कौन सा खंडन, उसमें कौन सा खंडन होता है, तो हम लोग बोलेंगे दिखंडन होता है, दिखंडन होता है। क्या होता है, दिखंडन होता है, यानी कि अमीमा में क्या होता है, दिखंडन की प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होता है, अमीमा नए जीव में टूट जाता है, नए जीव का निर्माण कर लेता है। दिखंडन की क्रिया होती है दिखंडन की क्रिया होती है, विखंडन के दौरान होती है, यानी कि वो क्या होता है, विखंडन को बोल सकते हैं हम लोग टूट जाता है, विखंडन को क्या कहते हैं, टूटना बोल सकते हैं। सही बात है। हम लोग क्या बता रहे हैं, जो अमीमा होती है उसमें क्या होती है, उसमें अलैंगिक जनन होती है, सभी को पता है अलैंगिक जनन होती है, तो उसमें क्या होता है, दिखंडन विधि द्वारा वह अलैंगिक जनन होती है, वो कहते हैं अलैंगिक जनन जब होती है, अलैंगिक जनन होती है दिखंडन की क्रिया में, तो वो क्या करती है, टूट जाती है, यानी विभक्त हो जाती है, क्या कहते हैं, टूट जाती है, यानी कि विभक्त हो जाती है। और जैसे नए जीव को अपने जैसे बहुत सारे जीव को उत्पत्ति कर लेती है, यहाँ क्या होता है, विखंडन होता है। विखंडन का अर्थ होता है टूटना और नए जीव का निर्माण करना, टूटना होता है, जिससे क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति कर लेती है। अमीमा एक निश्चित वृद्धि करती है। सही बात है। अमीमा में क्या होता है, एक निश्चित वृद्धि होती है, यानी कि निश्चित वृद्धि होती है। निश्चित वृद्धि के बाद क्रोमोसोम हो जाता है तथा केंद्रक विभाजित हो जाता है। सही बात है। आपको पता होगा किसी भी जीव में केंद्रक होता है, वो क्या होता है, सबसे बीच वाला भाग। अगर आपसे पूछे किसी जीव का जो बीच वाला भाग होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक। सभी जीव में बीच वाला भाग होता है केंद्रक होता है, जिससे क्या करते हैं, विखंडन की प्रक्रिया करते हैं। क्या है, केंद्रक। एक क्या है, केंद्रक। तो क्या बोला, केंद्रक विभाजित हो जाता है। जैसे सभी को बताया था मैंने, केंद्रक क्या विभाजित हो गया है, यानी टूट गया है। टूट कर क्या होगा, नए जीवों का निर्माण कर लिया है, केंद्रक विभाजित होकर दो पुत्र, यानी कि जैसा कि आपको दिख रहा है, दो सेल, यानी कि दो सेल है, यानी कि जो दो जीव है उसका निर्माण कर लेता है, यानी कि जन्म दे देता है। या पुत्री, इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, पुत्री यानी कुछ भी बोल सकते हैं, पुत्री बोल सकते हैं, या कोशिका यानी कि सेल बोल सकते हैं। पुत्री कोशिकाएं वृद्धि करके पूर्ण परिपक्व होने पर या जनन की क्रिया करती है। इसमें क्या बता रहा है, जब यह परिपक्व हो जाते हैं, जब यह परिपक्व हो जाते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से अभी क्या होते हैं, बन जाते हैं। पूर्ण रूप से जब यह परिपक्व हो जाते हैं, जब ये परिपक्व हो जाते हैं, तो भी क्या होते हैं, ये भी क्या करते हैं, जनन करने लगते हैं। ये भी क्या करेंगे, विखंडन करेंगे। विखंडन यानी कि टूटना, मैंने बताया था, विखंडन करेंगे यानी कि टूटेंगे। विखंडन करके क्या करेंगे, विखंडन करके फिर से
से क्या करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे, नए यानी कि जो नए सेल होगी, जो नई पुत्रियां होगी उसका निर्माण करेंगे ये भी क्या होंगे। और फिर याद होता जब ये भी परिपक्व हो जाएगा, जब ये भी पूर्ण रूप से बन जाएगा तो ये भी क्या करेगा, ये भी विभाजन करेगा यानी विखंडन करेगा और अपने नए जैसे जीव को बनाएगा। यह प्रक्रिया चलती रहेगी, यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी और इसमें बहुत सारे जीव बनते रहेंगे। अमीमा क्या है, अमीमा की भांति पैरामेसियम में क्या होता है, द्विखंडन। बहुत ही चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये सवाल मतलब बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपसे पूछे अमीमा और पैरामेसियम में कौन सा खंडन होता है तो सबसे आगे तो हम लोग बोलेंगे अमीमा और पैरामेसियम में द्विखंडन की क्रिया होती है। द्विखंडन की क्रिया होती है हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि मैंने आप सभी को बताया अमीमा, ये क्या था, अमीमा था। अगर पूछे पैरामेसियम तो पैरामेसियम में भी सेम ऐसा ही होता है, पैरामेसियम में भी सेम ऐसा ही क्रिया होती है। उसमें भी क्या होती है, पैरामेसियम में सबसे आगे केंद्र का विभाजन होता है। केंद्र का विभाजन यानी केंद्र क्या होता है, टूट जाता है। नए जीव होते हैं उसको क्या करता है, नई पुत्रियों को बनाता है। सेम ऐसा ही क्या होता है, पैरामेसियम में भी होता है, पैरामेसियम में भी सेम ऐसा ही होता है। चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आपसे पूछेगा अमीमा और पैरामेसियम में कौन सा जनन होता है, आप लोग बताइएगा। तो मैंने सभी को बताया था अमीमा और पैरामेसियम प्रोटोजोवा ऐसा जो हो गया जिसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी यानी कि नंगी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। उसमें जो प्रजनन जो भी जनन की क्रिया होती है वह अलैंगिक जनन के द्वारा होती है। अलैंगिक जनन के द्वारा होती है। आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर आपसे कोई पूछ ले अमीमा और पैरामेसियम में कौन सा जनन होता है तो हम लोग बोलेंगे अलैंगिक जनन होता है। अगर पूछे अमीमा और पैरामेसियम में कौन सा खंडन होता है जिससे वह विभक्त होते हैं यानी कि टूट जाते हैं और नए जीव का निर्माण करते हैं तो हम लोग बोलेंगे उसमें द्विखंडन की क्रिया होती है। द्विखंडन की क्रिया संपन्न होती है जिससे क्या होती है, वह नए जीव की नई पुतलियां का निर्माण करती है। उम्मीद है कि आप लोग तो समझ ही गए होंगे। आप लोग समझ गए हो कि अमीमा में द्विखंडन की प्रक्रिया होती कैसी है, अमीमा या पैरामेसियम में द्विखंडन की प्रक्रिया होती कैसी है। मैंने आप सभी को स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा और आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है, जनन का महत्व। मैंने बताया था अगर पूछे आप लोग से जनन का महत्व हमारे जीवन में है क्या, जनन हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है, उसका मतलब महत्व बताना। जैसे कि क्या बताया गया है, जनन का हमारे जीवन में महत्व निम्नलिखित है। सही बात है, जो इस प्रकार है। इसका क्या है, हमारे जीवन में जनन का बहुत ही महत्व तत्व है। जैसे कि सभी को पता है जनन ना होता, अगर जनन की प्रक्रिया ना होगी तो क्या होगी, जो ब्रह्मांड यानी कि जो पूरा पृथ्वी पूरा विश्व है वहां पे क्या होगी, जीवों की उत्पत्ति यानी जीव नहीं रह पाएंगे। अगर जीव ही नहीं रहेंगे तो यहाँ धरती का क्या होगा, विनाश भी हो जाएगा। तो सभी को पता है जनन हमारे जीवन काल में कितना जरूरी है। जैसे क्या बोला गया, पृथ्वी पर जीवन का आधार स्तर बना रहेगा। सही बात है, अगर जीव रहेंगे तो पृथ्वी पे क्या होगा, जीवों का स्तर बना रहेगा और हमारा जो भी पृथ्वी क्या है संतुलित रहेगा। सही बात है, इसमें क्या है, इसका हो जाएगा पृथ्वी पर जीवों का आधार क्या होगा, स्तर बना रहेगा। सेकेंड क्या बोल रहा है, पृथ्वी पर जनसंख्या का पर्यावरण स्तर बना रहेगा। सही बात है, अगर जनन की प्रक्रिया होगी तो उससे क्या होगा, जो भारत में यानी कि जो भारत के पूरे विश्व में क्या होगा, जनसंख्या का जो होगा, जनसंख्या का क्या होगा, आवरण बना रहेगा। अगर जनन ही नहीं होगा तो उससे जनसंख्या भी नहीं बढ़ेगा। अगर जनन की प्रक्रिया ही नहीं होगी तो क्या होगी, जनन की प्रक्रिया ही संपन्न नहीं होगी तो उससे जनसंख्या भी नहीं होगी। तो सही बात है, जनन बहुत ही एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे पर्यावरण के बीच को समान को क्या करती है, बनाए रखती है। सही बात है, जनन क्या होती है, जो पर्यावरण और जीव के बीच को क्या होती है, जीवों के बीच की कड़ी को बनाए रखती है जनन। तथा क्या है, पूरी पृथ्वी पर जीवन का स्तर बना रहना
सही बात है। अगर जनन रहेगा तो पूरे पृथ्वी पर जीवों का स्तर बना रहेगा, जीवों का जो भी स्तर है वो बना रहेगा। तो आप लोग को समझ में आ गया कि जनन का जो भी महत्व है हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में जनन का महत्व क्या है, जनन का महत्व क्या है। अगर जनन ना होगा, अगर जनन नहीं होगा तो क्या होगा, ये जो संपूर्ण क्या है विश्व है वो क्या होगी, खत्म हो जाएगी। जनन की क्या होता है, जनन से पूरा विश्व है उससे क्या होगी, जनसंख्या का स्तर बना रहेगा। तो हमारे जो भी पर्यावरण है वो भी संतुलित रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जनन का महत्व बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। मैंने क्या क्या सभी को मैंने पढ़ाया, जनन के बारे में सभी को पढ़ाया। जीवन काल क्या है, जो जनन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, जनन कितने प्रकार के होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक, एक होता है अलैंगिक। मैंने सभी को पढ़ाया, मैंने सभी को बता भी दिया है। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में गए होंगे। आपको जरूरी नहीं जो मैंने लिखा है वही याद करना है, आपको जिस तरीके से आप समझे हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आया है उस तरीके से आप लिखिए। उस तरीके से अगर आप लिखिएगा तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाइएगा, ज्यादा अच्छी तरीके से समझ पाइएगा। चलिए उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि जनन का जो महत्व है हमारे जीवन में क्या है। जनन बहुत ही क्या है, एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे क्या होता है, या पूरे ब्रह्मांड में जो भी जनसंख्या का हो सके, पर्यावरणीय का हो सके, जीवन का स्तर बना रहता है। अगर आप कोई पूछ रहे जनन क्या है तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकते हैं जनन क्या है, उसका महत्व क्या है, जनन किस तरीके से प्रक्रिया मतलब जीवों में होती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इतना बात को, और आप लोग हो सके तो फिर से मतलब वीडियो को देख लीजिएगा, सभी को समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, आप लोग हो सके तो वीडियो को देखिएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। चलिए आज के लिए सभी को इतना ही।